मेरा इंटरेस्ट 2-3 फील्ड में है, मतलब कंप्यूटर साइंस एक है, इलेक्ट्रिकल है, मतलब इन 2 फील्ड्स में अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आपका कोशिश पहला प्रायोरिटी रहेगा, पहला कंप्यूटर साइंस रहेगा या फिर इलेक्ट्रिकल रहेगा? तकिया से बहुत मेहनत सर हम किए हैं, 4 साल इन लोगों को रेलवे पार कर करके तीनों टाइम स्कूल ले आते। पहले तो मैं उसके जो टॉपर है वो पूरे बिहार में अपना स्थान बनाया है, शायद तीन लोगों में उसका स्थान है टॉप 3 में। और सबसे पहला मेरा शुभकामना देना होगा उसके परिवार के सदस्यों को, ख़ास तौर से उनकी माता जी को, क्योंकि उसके पिताजी जो शुभम नाम का लड़का, शिवम कुमार नाम का लड़का है, उसके पिताजी मिलिट्री में। नमस्कार, मैं रेहान सत्यम। आज के इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि जो इस बार रोहतास जिले के सीबीएसई 10वीं का टॉपर शिवम कुमार, जिसने 99% मार्क्स लाकर रोहतास जिला में एक इतिहास बना दिया है। आज से पहले कभी सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन शिवम ने एक कर दिखाया। रोहतास जिला में तो टॉपर रहा ही, इसके साथ बिहार में सीबीएसई 10वीं में टॉप 5 में अपना जगह बनाया है। तो आज के इस रिपोर्ट में हम खुद शिवम से जानेंगे कैसे करते थे अपनी तैयारी जो ये मुकाम हासिल कर पाए, और उनके माता पिता का किस तरह सहयोग रहा ये भी हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट को। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन न्यूज़। आज हमारे साथ हैं रोहतास डिस्ट्रिक्ट के टॉपर, जिनका बिहार में भी 3रा स्थान है, शिवम कुमार। इन्होंने अपने 10th के परीक्षा में 495 मार्क्स अर्जित किए, जो कि 500 में 495 मार्क्स को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो बनेगा 99%। इन्होंने 99% मार्क्स लाया। तो आज हम इनसे बातचीत में जानेंगे कि इन्होंने किस तरीके से तैयारियाँ की, क्या स्ट्रैटेजीज थी इनकी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू। आपको कैसा लगा जब आपको पता चला कि आप इस ज़िले में सबसे अधिक नंबर लाए हैं? तो आपको उस समय कैसा लगा? ये तो मतलब बहुत खुशी की बात थी। मुझे स्टार्टिंग में जब रिज़ल्ट चेक किया तो सर्वर डाउन था, तो भैया ने मेरा रिज़ल्ट देखा तो उन्होंने ही मुझे बताया कि इतना 99% आ गया है। तो फिर उसके बाद स्कूल से मुझे फ़ोन आया, तो उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में नहीं हुआ विश्वास, फिर स्कूल से सर लोग ने फ़ोन किया, चेयरमैन ने फ़ोन किया मुझे कि उन्होंने बताया, तो फिर बहुत खुशी हुआ मुझे। तो आपने किस तरीके से तैयारियां की थी? क्योंकि जो 10th क्लास होता है, 10th क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे सोशल साइंस है, सोशल साइंस में भी 4 विषय है, साइंस में 3 विषय है, मैथ्स है, इंग्लिश है, संस्कृत है। तो आपने किस तरीके से अपने दिमाग को इस तरीके से तैयार किया कि हर विषय में आपका इंटरेस्ट बराबर बना रहा? ये तो मतलब शुरू से ही था। अब स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ते रहते हैं तो वो तो स्टार्टिंग से सारे सब्जेक्ट में था ही, लेकिन बीच बीच में जिस सब्जेक्ट में थोड़ा वीक लगता था तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देता था। जैसे एसएसटी में थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया है, उसमें थोड़ा लेंदी चैप्टर्स रहते हैं, हिस्ट्री वगैरह, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया है मैंने। और बाकी सब तो ठीक है, मैथ रेगुलर प्रैक्टिस रखनी चाहिए, और केमिस्ट्री, फिज़िक्स वगैरह के फॉर्मूलेज, रिएक्शंस, ये सब लगातार पढ़ते रहना चाहिए। बायोलॉजी में स्टूडेंट्स जो होते हैं काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा पढ़ें या डायग्राम पे ज़्यादा समय दें, या बायोलॉजी में बहुत सारा चैप्टर है जैसे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन है, वहाँ आकर बच्चे फंस जाते हैं। तो आपने उन सब चीज़ों की तैयारी कैसे की थी? उन सब चीज़ों की स्कूल में पहले तो मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाई कराई गई। मतलब स्कूल में सारे सब्जेक्ट अच्छे थे, पर मतलब स्कूल में अच्छे से तैयारी कराई गई। और फिर ये सब चैप्टर्स हैं, इनको मतलब जैसे पढ़ा, एनसीईआरटी मैंने पढ़ा, एनसीईआरटी में डायग्राम्स थे, पढ़ाई के साथ साथ चैप्टर किया, उसी के साथ साथ डायग्राम की। थोड़ा डायग्राम पर हम मैम ने भी कहा था कि डायग्राम पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना, क्योंकि डायग्राम से मार्क्स उठते हैं, क्योंकि डायग्राम आप बनाओगे तो आपका रिप्रेजेंटेशन पेपर में अच्छा रहेगा डायग्राम से। तो इसके लिए डायग्राम पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया था मैंने। और एग्ज़ाम के टाइम जब रिवीजन होता है तो उसमें भी मैम ने कराया था। तो यही बस, उसको आप 2-3 बार देख लेंगे, एक बार अच्छे से 2-3 बार देख लेंगे तो फिर वो भूलेगा नहीं, वो आराम से आपका। क्या लगता है आपको 10th के एग्ज़ाम के लिए
एनसीईआरटी के अलावा भी कोई और किताब है जो आप बच्चों को, आने वाले जो बच्चे हैं उनको रिकमेंड करना चाहेंगे? देखिए ऐसे तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि एनसीईआरटी सफिशिएंट है। सीबीएसई जहाँ से क्वेश्चन उठाता है उसमें एनसीईआरटी ही सफिशिएंट है, वहीं से सारे क्वेश्चन आते हैं। और इसमें मतलब बच्चे फंस जाते हैं, ये बुक करने बैठ जाते हैं, वो बुक करने बैठ जाते हैं। मैं साफ कहूँगा कि मैंने एनसीईआरटी पूरी की थी साइंस के लिए, मैथ की भी एनसीईआरटी की थी। हालांकि एक स्कूल से मिला था मुझे, एक साइड बुक भी था, उसको किया, लेकिन एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस रखा। और पेपर में भी आप देखेंगे तो 80 से 85% एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन थे। तो एनसीईआरटी मैं तो रिकमेंड करूंगा कि एनसीईआरटी पर आप जितना फोकस दें उतना बेहतर है। ये जो 85% क्वेश्चन आपने कहा कि एनसीईआरटी से आता है, तो बाकी का जो 15% क्वेश्चन है, क्या अगर एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट पता है तो बाकी का 15% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल, आपको कॉन्सेप्ट पता है, वो मतलब जैसे कि 85% जो रहता है वो मतलब देखा देखा सा लगता है, और बाकी जो 15 रहते हैं वो मिला जुला के रहता है। लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप आराम से कर देंगे बाकी के सारे प्रॉब्लम्स। केमिस्ट्री में जनरली एक धारणा रहता है बच्चों के अंदर कि कार्बन्स कंपाउंड जो चैप्टर है वो काफ़ी टफ चैप्टर है, उसमें लोग फंस जाते हैं, नोमेनक्लेचर के लिए अलग अलग किताबें लेकर बैठ जाते हैं, या फिर जो स्ट्रक्चर बनाना होता है उसमें फंस जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि 10th क्लास में बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स का नोमेनक्लेचर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर एनसीईआरटी में जितना दिया है वो सफिशिएंट है? सफिशिएंट है। देखिए मैंने एनसीईआरटी से की है, ये मैं बोलूँगा एनसीईआरटी से की है। स्कूल में भी हम लोग को पढ़ाया गया तो एनसीईआरटी पर स्टिक रहने के लिए मतलब रिकमेंड किया गया कि एनसीईआरटी पर आप जितना लगे रहेंगे उतना अच्छा है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि एनसीईआरटी के बाहर का कोई स्ट्रक्चर या फिर नोमेनक्लेचर वो लोग पूछते हैं। एनसीईआरटी में जितना है उतना सफिशिएंट है, और एनसीईआरटी में है भी नहीं ज़्यादा, उतना है भी नहीं। उसके बाद का नोमेनक्लेचर के बाद का हालांकि सोप्स एंड डिटर्जेंट में रिएक्शंस वगैरह हैं थोड़े, ईस्टर्स ये सब से रिलेटेड, तो वो थोड़े हाँ उससे 3 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन में वो पूछ लेता है हर साल, तो उस पर थोड़ा फोकस रहना चाहिए। तो ये जो आप ईस्टर्स और सोप्स वाला टॉपिक बता रहे हैं, इसमें हमको लगता है कि जो सैपोनिफिकेशन और स्टरीफिकेशन वाला रिएक्शन है, वो रिएक्शन एग्जैक्टली जो एनसीईआरटी में दिया है, अगर वो इक्वेशन अगर बच्चे याद कर लेते हैं तो हमको लगता है कि वो चीज़ वो क्लियर कर पाएंगे, एग्जाम में अच्छे से उसको लिख पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे। हाँ, अगर क्लास में जब पढ़ाई हो रही है, अगर टीचर अच्छे से समझा दे उन रिएक्शन, उसके पीछे का प्रोसेस मैकेनिज्म अच्छे से अगर टीचर समझा दे, और आप थोड़े मतलब अच्छे से फोकस रह के उसको कर ले, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी उस रिएक्शन में, ऐसा कुछ नहीं है। क्या लगता है कि जो केमिस्ट्री में इक्वेशंस दिए हुए हैं, उन इक्वेशंस के लिए अलग से नोट्स बनाना चाहिए बच्चों को? वो इक्वेशन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें डायरेक्टली इक्वेशन पूछ दिया जाता है, तो क्या बच्चों को पढ़ते समय जितने बार केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्या उनको उन इक्वेशंस के लिए अलग से एक नोट्स या अलग से एक कॉपी बनानी चाहिए? हाँ, ये अगर स्टूडेंट्स करते हैं तो उनके लिए बेनिफिट होगा, मैं कहूँगा उनके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जैसे इक्वेशन से क्या फॉर्म हुआ, या फिर कुछ पॉइंट्स रहते हैं। स्टार्टिंग के चैप्टर जो केमिकल रिएक्शन है उसी में कितने सारे रिएक्शंस के आउटकम्स दिए हुए हैं एक्सपेरिमेंट्स के, तो उन पे अब तो सीबीएसई ने एमसीक्यू भी चालू कर दिया है, उसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आ रहे हैं बहुत सारे, 20 थे इस साल, तो उसमें उन सब क्वेश्चन को डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर वो लोग नोट कर लें एक जगह और रिवाइज करते वक्त उस पर गो थ्रू हो लें उसको, तो उनके लिए ठीक रहेगा। आपके हिसाब से केमिस्ट्री के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं? जैसे कलर है, या फिर किस तरीके का गैस इवॉल्व हो रहा है, तो इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जिस पर आप बच्चों को रिकमेंड करेंगे कि उन्हें इन सब चीज़ों की भी नोट्स बना लेनी चाहिए? इसके अलावा केमिस्ट्री में तो ज़्यादा कुछ नहीं है। पहला चैप्टर में तो यही एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे आउटकम्स दिए हुए हैं, दूसरे चैप्टर में एसिड बेस एंड सॉल्ट है, उसमें भी यही है, रिएक्शंस पे पूरी बेस्ड चैप्टर है, और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनका, रिएक्शन ही उसका तो मेन है, और उसी से क्वेश्चन भी आता है। और हाँ, तीसरा चैप्टर जो वो मेटलर्जी का आता है, उसमें बहुत सारे है मेटलर्जी के प्रोसेस, ये सब करने पड़ते हैं। मतलब मोस्टली जो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग वाला टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट है। और प्यूरिफिकेशन भी, मेटल्स का प्यूरिफिकेशन, उससे भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं, उनको प्यूरिफाई करने का प्रोसेस, या फिर 1 मार्क्स 2 मार्क्स में भी पूछ लेता है कैथोड पे क्या फॉर्म हुआ, एनोड पे क्या फॉर्म हुआ, ये सब। और ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, इसके तैयारी को आप कैसे करेंगे? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए तो अब ये तो थ्योरी ज़्यादा है, तो इसके लिए तो आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा, 2 बार पढ़िए 3 बार पढ़िए, उतने में तो क्लियर हो ही जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, 3-4 साइंटिस्ट वगैरह उन्होंने डिस्कवरी की हैं,
तो उस पर बेस्ड है। इसको आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरेटिकल ही है, मतलब आप 3 बार पढ़ें। मतलब केमिस्ट्री का अगर एक फ्लो चार्ट हम अपने दिमाग में बना लें जिसमें कुछ डेफिनेशंस को किनारे कर लें, कुछ इक्वेशंस को किनारे कर लें, कुछ कंपाउंड्स के कलर को किनारे कर लें, कुछ थ्योरीज किनारे कर लें, तो हम एक अच्छा सा नोट्स तैयार कर सकते हैं केमिस्ट्री के लिए। हाँ, आप फुली प्रिपेयर्ड हो सकते हैं, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगी आपके अंदर, और एग्ज़ाम के दिन आप अच्छा करेंगे ही। अगर इतना आपने कर लिया तो समझ के चलिए कि आपके पूरे नंबर आएंगे ही, अगर आपने सर्चिंग में इतने से अच्छे से इसको किया है तो। अब हम लोग थोड़ी बातें फिजिक्स की कर लेते हैं। तो फिजिक्स के लिए आप क्या स्ट्रैटेजी बच्चों को बताना चाहेंगे? फिजिक्स में उन्होंने किस तरीके से, क्योंकि अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में थ्योरी के साथ साथ हमें न्यूमेरिकल का भी पार्ट देखना है, क्योंकि 3 चैप्टर ऐसा है, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन और ह्यूमन आई से बेसिकली बहुत ज़्यादा वो क्वेश्चंस नहीं आते हैं न्यूमेरिकल वाले, फिर भी एक आध क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप थ्योरी और न्यूमेरिकल के बीच में किस तरीके से बच्चों को एक रिकमेंडेशन देंगे कि वो इन चीज़ों को मेंटेन करके अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें? देखिए, ये न्यूमेरिकल्स जो हैं वो तो थ्योरी के साथ साथ ही है। जो आपने थ्योरी में पढ़ा उसी से बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसी पे बेस्ड रहते हैं। तो आप मतलब थ्योरी करें, उसके बाद चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं उसको करें। आप मतलब जैसे न्यूमेरिकल्स प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स है, तो प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम से अगर आप करते हैं न्यूमेरिकल तो वो थोड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा उससे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अननेसेसरी क्वेश्चंस में ना पड़े। तो यही ठीक है। और उसके फिजिक्स में मैग्नेटिज्म ये सबसे थ्योरी बहुत ज़्यादा है। हाँ, मैग्नेटिज्म में जैसे वर्किंग ऑफ जनरेटर है, वर्किंग ऑफ मोटर है। हमको ऐसा लगता है कि आपने भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे होंगे, हमको ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर अल्टरनेट पे आते रहता है क्या? कभी जनरेटर आएगा तो कभी मोटर आएगा, कभी इस तरीके से अल्टरनेट ईयर पे आते रहता है क्या? हाँ, आते हैं। मैंने नोटिस तो नहीं किया, पर लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। उससे क्वेश्चंस आते हैं, इस साल भी आए थे पेपर में। लेकिन हालांकि मोटर और जनरेटर से नहीं आए थे, पर उस चैप्टर से थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे क्वेश्चन था। तो हाँ, उसका थ्योरी है, उसमें मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन आई थिंक जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही काम करता है, तो वो दोनों टॉपिक तो रिलेटेड ही हो जाएगा। हाँ, सही है। तो उसमें आप क्या करें, उसमें जितना ज़्यादा विजुअलाइज कर सके चीज़ों को उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। हम लोग टीचर ने भी यही रिकमेंड किया था, उन्होंने तो खुद विजुअलाइज कराया था हम लोग को क्लास में कि मतलब जैसे उन्होंने बुक वगैरह ये सब के हेल्प से हम लोग को विजुअलाइज भी कराया था कि किस तरह से वर्क करता है ये स्प्लिट रिंग, मतलब इसका फंक्शन क्या है, ये सब उन्होंने कराया था। तो जितना ज़्यादा बच्चे इसमें विजुअलाइज कर सके कि ये फंक्शन कैसे करता है, किस पार्ट का क्या फंक्शन है, ये सब, तो उसमें उतना रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर वो लोग ये कर ले तो। अगर हम लोग लाइट चैप्टर की बात करें तो लाइट चैप्टर में रिफ्लेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या रिफ्रैक्शन का टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको लगा? ये तो दोनों तो मेरे ख्याल से इक्वल इंपॉर्टेंस ही रखते हैं, क्योंकि दोनों के न्यूमेरिकल्स भी हैं और रिफ्रैक्शन के हालांकि अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि उससे मतलब लेंस वगैरह से अच्छे क्वेश्चन आते हैं और हर साल आते भी हैं। तो न्यूमेरिकल के हिसाब से तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा है, रिफ्लेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, और थ्योरी रिफ्लेक्शन की मतलब उससे। और सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आप किस तरीके से बच्चों को रिकमेंड करेंगे, क्या किस तरीके से तैयार करने के लिए? सोर्सेज ऑफ एनर्जी तो पूरी थ्योरी ही है। एनसीईआरटी मैं तो कहूँगा एनसीईआरटी में जितना है उतना सफिशिएंट है। एनसीईआरटी करिए और मतलब 2 बार कर लीजिए, 3 बार, मतलब जितनी आपसे हो सकती है, लेकिन एनसीईआरटी में सफिशिएंट है। उससे उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन हम देखते हैं कि कंपेयर करने के लिए आता है उसमें, जैसे कि दो सोर्सेज ऑफ एनर्जी को, जैसे अगर आप सोलर के साथ थर्मल को कंपेयर कर रहे हैं, इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आता है। तो क्या ये बच्चों के अंदर भी एक आप ऐसा बताना चाहेंगे कि उनके अंदर इस तरीके का एक आइडिया डेवलप होना चाहिए कि जब वो 2 सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उन दोनों को टेबुलर फॉर्म में लिख लें ताकि डिफ्रेंशिएट करने में उनके लिए आसानी हो? क्या आपने ऐसा किया था? हाँ, ये सब तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें आप क्वेश्चंस हैं तो उनमें डिफरेंशिएट पूछता ही है, उसमें आप सही है, ये टेबुलर कर लीजिए आप, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट, दोनों में डिफरेंस क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल, ये सब के कुछ आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी अगर आप नोट कर लें तो आप मेन टाइम एग्ज़ाम टाइम में आप उसको डिफरेंशिएट कर लें।
और ह्यूमन आई पर, ह्यूमन आई के लिए कौन कौन सा टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट लगा? ह्यूमन आई तो एक टॉपिक ही है, उसमें तो आई के अलग अलग पार्ट्स के फंक्शंस यही सब क्वेश्चन पूछते हैं उसमें। और बाद के जो उसमें 2-3 टॉपिक है वो सब सनराइज ये सब का, तो उसका एक्सप्लेनेशन आप कर लीजिए, एनसीईआरटी में अच्छी दी हुई है। और ये डिफेक्ट्स ऑफ विजन जो है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, हाँ उससे क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं उससे, तो आप उसके लिए वो तो 2-3 टॉपिक्स हैं, तो 2-3 टॉपिक्स है उसमें, मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, ये सब, तो उसके लिए आप क्या न्यूमेरिकल कर सकते हैं, न्यूमेरिकल कीजिए और थ्योरी तो दैट्स इट, काफ़ी है। अच्छा, जो बायो का टॉपिक है, तो बायो में अगर हम लोग लाइफ प्रोसेस को देखेंगे तो बहुत लंबा चैप्टर है। हाँ। आपने उसको किस तरीके से तैयार किया था? जनरली बच्चे जब न्यूट्रिशन पढ़ना शुरू करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन तक आते आते न्यूट्रिशन का उनका बहुत सारा टॉपिक गायब, उनके दिमाग से कॉन्सेप्ट्स निकल जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए ये सब क्या है कि ये सब मतलब अलग अलग एक ही टॉपिक के अंदर अलग अलग सब टॉपिक्स हो गए, तो इन सब टॉपिक्स को आप एक टॉपिक मान लीजिए। न्यूट्रिशन के लिए अलग प्रिपरेशन कीजिए, उसको मतलब कंप्लीट हो गया तो उसको अलग से रिवाइज कर लीजिए 1-2 बार, न्यूट्रिशन आपकी क्लियर हो गई, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर मूव कीजिए। मान लीजिए आज आपकी न्यूट्रिशन खत्म हो गई तो उसको पूरा गो थ्रू हो जाइए 1 बार 2 बार, फिर आप न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गई, फिर अगली टॉपिक में मतलब एक अलग अलग चैप्टर ही मान के चलिए, और इस तरह से आप प्रिपरेशन कर लीजिए। अच्छा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर अगर हम लोग आते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि अगर हम लोग कुछ बेसिक हार्मोन्स जो है, जैसे ऑक्सिन है, साइटोकिनिन है, तो ये सब बेसिक हार्मोन्स का एक टॉपिक है जो कि लगभग पूछा जाता है, और एक टॉपिक है रिफ्लेक्स आर्क। तो आपके हिसाब से इन दोनों टॉपिक्स के अलावा और कौन कौन से चीज़ हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ब्रेन्स के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, उसके अलग अलग पार्ट के फंक्शन कभी कभी आ जाते हैं, फंक्शंस वो इम्पॉर्टेंट है। फिर ब्रेन का अलग अलग पार्ट का फंक्शन क्या है, जैसे सेरिबेलम का, सेरिब्रम का, ये सब का फंक्शंस इम्पॉर्टेंट है। और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसमें ह्यूमंस के हार्मोन्स के बारे में लास्ट में दिया हुआ है अलग अलग जी, और तो वो उनका फंक्शंस कहाँ से वो सीक्रेट होते हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट है उसमें। और रिप्रोडक्शन चैप्टर में? रिप्रोडक्शन में तो अब वो चैप्टर तो थ्योरी हो गई, उसमें तो 3-4 अच्छे टॉपिक ऐसे फ्लावर का जो हो गया, फिर ह्यूमन बींग्स का हो गया, फिर क्रोमोसोम, ये सब पे जो टॉपिक्स है एनसीईआरटी में दी हुई है, तो वो सही है। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में मेंडल्स एक्सपेरिमेंट जो है वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन जनरली देखा जाता है, उसके अलावा कौन सा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं? देखिए उसमें जो डार्विन्स की थ्योरी है इवोल्यूशन की, वो इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद इवोल्यूशन से रिलेटेड जो कैबेज ये सब पे दी हुई है कि अलग अलग टाइप के इवोल्यूशन कैसे होते हैं, उस पर वो इम्पोर्टेंट है। फिर अलग अलग वो जैसे कि अलग अलग दी हुई है कि ऑर्गन्स के बारे में भी उसमें दी हुई है, तो वो इम्पोर्टेंट है, इतना सफिशिएंट है उसके लिए। सोशल साइंस में जैसा कि आपने भी कहा कि सोशल साइंस को लेकर मतलब आपको भी थोड़ा सा, तो सोशल साइंस में जनरली प्रॉब्लम क्या आता है? हम कुछ बच्चों से बात हुआ था, कुछ बच्चों से बातचीत में ऐसा लगा, वो लोग बोलते हैं कि थ्योरी सारा पता होता है लेकिन लिखने नहीं आता है। क्या आपने भी इस चीज़ को झेला था, या आपने अपने राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज अपनाई थी? देखिए उसके एनसीईआरटी बहुत कॉन्साइज होते हैं, उसमें मतलब बस इम्पोर्टेंट जितना है उतना दिया रहता है, तो इस वजह से बच्चों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो पता चल जाते हैं, उससे रिलेटेड 3-4 पॉइंट्स भी पता चल जाए, पर लिखने के लिए उसको मतलब वो तो आपको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। लिखने के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, उसको चैप्टर्स आपने पढ़ ली उसकी नोट्स बना लीजिए, या फिर 1-2 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस चैप्टर की उसके नोट्स बना लीजिए। हम लोग के स्कूल में तो होमवर्क देते थे सर, तो उसमें 3-4 क्वेश्चंस लिख देते थे, तो उसको करके जाना पड़ता था, तो उससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है चैप्टर की, लिखने में भी अच्छी हो जाती है। देखिए उसमें तो हिस्ट्री में ही लिखने में बच्चों को प्रॉब्लम आती होगी, क्योंकि ज्योग्राफी में तो नॉलेज बेस्ड है, नॉलेज आपको पता है तो ज्योग्राफी हो गई आपकी। और इकोनॉमिक्स और सिविक्स भी मतलब उसमें भी सिविक्स में एनसीईआरटी में पूरे अच्छे से पॉइंट्स दे रखे हैं उसने, बच्चों को हिस्ट्री में ही लिखने में प्रॉब्लम आती होगी, तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप नोट्स अच्छे से बना लीजिए, उसके प्रैक्टिस कीजिए। अगर हम लोग मैथ्स की बात करें तो क्या मैथ्स के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है? हाँ देखिए मैथ्स में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा।
तो मैथ्स के लिए एनसीईआरटी तो सफिशिएंट है ही, लेकिन अगर आप साइड बुक यूज़ कर ले तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स जो रहते हैं वो थोड़े इससे हल्का नेक्स्ट लेवल के भी रहते हैं और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी रहते हैं, तो आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत मिलेगा। ये जो साइड बुक है वो हमको हर एक चैप्टर के लिए चाहिए या कुछ पर्टिकुलर चैप्टर के लिए कुछ चाहिए? पर्टिकुलर के लिए आप ले ले जिसका वेटेज ज़्यादा है या फिर उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, तो सही रहेगा आपके लिए। जैसे वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं? जैसे कि चैप्टर्स में आप देखिए रियल नंबर तो इम्पोर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इम्पोर्टेंट है, फिर लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स इम्पोर्टेंट है, फिर मतलब ऐसे ही करते करते स्टार्टिंग के आप चैप्टर्स 8, 10, 12 चैप्टर्स तो इम्पोर्टेंट है। पीछे का प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ये सब के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के लिए कोई साइड बुक चाहिए क्या? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के लिए तो आप देखिए एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, उसके लिए तो मतलब एनसीईआरटी तो आप कर लीजिए, और अगर हो सके तो आप साइड बुक कर ले तो कोई उसमें हर्ज नहीं है, आप कर सकते हैं। संस्कृत का तैयारी आप कैसे करने के लिए कहेंगे बच्चों को? संस्कृत तो देखिए, अब संस्कृत तो इंटरेस्ट पे ही है, क्योंकि इसमें 10th 9th में ही आपके इंटरेस्ट पे 2 ऑप्शंस हो जाते हैं, हिंदी ले सकते हैं नहीं तो संस्कृत। तो संस्कृत तो ऑप्शंस पे ही है, मतलब इंटरेस्ट पे ही है, तो इंटरेस्ट है आप संस्कृत ले रहे हैं। उसमें देखिए ऐसा है कि उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस ये सब नहीं पूछता है, तो आपको पैराग्राफ बेस्ड पूछता है, तो आपको अपने अंदर ये बढ़ाना पड़ेगा कि पैराग्राफ से क्वेश्चन आ गया तो उस क्वेश्चन का आंसर उस पैराग्राफ में ढूंढने के लिए ये आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सेक्शन डी में लिटरेचर में 18 नंबर यहीं से आते हैं। इंग्लिश के लिए कैसे तैयारी कराएंगे आप बच्चों को? कैसे तैयारी करने के लिए कहेंगे बच्चों को? देखिए इंग्लिश के लिए तो आप स्टोरी पढ़िए, पोयम को मतलब डीप से आप समझिए, पोयम का हिंदी मतलब बहुत सारे अब तो इंटरनेट पे बहुत सारे मीडियम अवेलेबल हैं, आप उसके हिंदी को समझ लीजिए, उसका इनसाइड मतलब स्टोरी समझ लीजिए। और राइटिंग के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, राइटिंग आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। आपको ऐसा लगता है कि जो बच्चे 8th 9th में होते हैं उनके अंदर, मतलब हमारे सोसाइटी में, खासकर हमारे रोहतास के सोसाइटी में इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने का कल्चर नहीं है? हमारे घर में भी आता है तो हिंदी न्यूज़पेपर आता है, तो क्या अगर बच्चे 8th 9th क्लास से अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर का हैबिट बनाते हैं तो उनको इंग्लिश के एग्ज़ाम में उससे बेनिफिट मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर में मतलब आर्टिकल्स जो लिखे रहते हैं वो राइटिंग सेक्शन आपका इम्प्रूव करेंगे। आप उनको पढ़ेंगे, देखेंगे कि किस तरह से मतलब बेटर फॉर्मेट में मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ किसी भी टॉपिक को। यही तो राइटिंग सेक्शन में आपको स्टोरी लिखने को आया, तो किस तरह से मतलब कितना बेस्ट मैं उसको प्रेजेंट कर सकता हूँ अपने स्टोरी को। लेटर लिखने के लिए आया तो इंग्लिश न्यूज़पेपर में ये सब दिया रहता है, तो आप उससे मतलब अपना आप अगर उसको पढ़ेंगे तो आपके अंदर ये डेवलप होते चला जाएगा 8 9 से ही, और 10 में आप मतलब ईजी फील करेंगे, इसके लिए आपके अंदर वो पहले से ही हो जाएगा। आगे क्या करना है? 11th में आपका स्ट्रीम क्या होगा? 11th में मैं मैथ ही लूँगा। क्यों? उसके बाद क्या करना है? देखिए क्या है कि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में मतलब मेरा इंटरेस्ट है, तो इसलिए मैं साइंस ले रहा हूँ और IIT करने के लिए सोच रहा हूँ। अच्छा, तकनीकी क्षेत्र में जाना चाहते हैं? क्या तकनीकी क्षेत्र में भी बहुत सारे स्ट्रीम होते हैं, तो क्या आपने किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम के बारे में सोच रखा है या उसको बाद में सोचेंगे? अभी तो मैं मतलब जेई पर ही फोकस्ड हूँ, उसके लिए तो फिजिक्स साइंस, फिजिक्स मैथ और एक्चुअली अगर जब आप तकनीकी क्षेत्र से अपना स्नातक BA अपना ग्रेजुएशन करेंगे तो उसमें सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिकल है। देखिए मेरा इंटरेस्ट 2-3 फील्ड में है, मतलब कंप्यूटर साइंस एक है, इलेक्ट्रिकल है, मतलब इन 2 फील्ड्स में अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आपका कोशिश पहला प्रायोरिटी रहेगा, पहला कंप्यूटर साइंस रहेगा या फिर इलेक्ट्रिकल रहेगा? पहला कंप्यूटर साइंस रहेगा। तो अगर आपको आगे चांस मिलता है तो आप फिर तकनीकी क्षेत्र में जाकर कंप्यूटर साइंस से स्नातक करना चाहेंगे। अगर मौका मिला तो आप देश में रह के सेवा करेंगे या देश के बाहर जाकर सेवा करना चाहेंगे? देश में रह के ही करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ मतलब अपना सा रहता है और अपनों के पास रहते हैं ना, तो अच्छा रहता है। आपने इतना बड़ा चीज़ अचीव किया, इसमें आपकी मेहनत बिल्कुल बेशक आपकी मेहनत 110% आपकी मेहनत ही है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे को मोटिवेट, स्टूडेंट को मोटिवेट रखती है। आपके साथ वो कौन कौन सी चीज़ें थी? देखिए पहला तो स्कूल है, क्योंकि स्कूल से ही आप तैयारी करते हैं, तो स्कूल के टीचर्स या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है।
मेरे लिए भी टीचर्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया स्टार्टिंग से ही। वो लोग मतलब हम लोग के स्कूल में स्टार्टिंग से एक अलग बैच कर दिया गया था, तो उसमें कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे, तो टीचर लोग का पूरा सपोर्ट रहा, स्कूल मैनेजमेंट का भी पूरा सपोर्ट रहा। तो ये तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा आपके घर पे दूसरा पार्ट आपके घर से होता है, तो आपके पेरेंट्स हो गए या फिर कोई भाई बहन हो गए। तो मेरे लिए तो पापा ने बहुत मोटिवेट किया मुझे, और मम्मी ने भी, और सबसे बढ़िया तो भैया ने किया। इन सब के मोटिवेशन के बाद भी आपने भी खुद के लिए कुछ डिसिप्लिन बनाया होगा कि मुझे इतने टाइम तक घर पे रहना है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती होंगी जो आपको मन करता होगा, लेकिन फिर भी आपको अपना गोल सामने दिखता होगा, उसके लिए आप अपने डिजायर को रोक के रखते होंगे। तो ऐसा कुछ डिसिप्लिन आपने बनाया था खुद के लिए? ये तो करनी ही पड़ेगी आपको। अगर गोल अचीव करनी है तो ये सब कुछ डिस्ट्रैक्शंस को आपको दूर रखना ही पड़ेगा। जैसे कि कभी कोई मूवीज़ को आपको मना करना पड़ेगा, या फिर किसी गैदरिंग में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैंने वेडिंग्स ये सब अटेंड किए हैं। तो ये सब मतलब कुछ जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको, सोशल मीडिया हो गया, तो ये सोशल मीडिया मैं यूज़ नहीं करता, व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ, लेकिन उसमें भी रिलेटिव्स फ्रेंड्स के अलावा और कोई नहीं रहता, तो इन सब से दूर रहना चाहिए। एक नया धारणा आ रहा है सामने कि लोगों को लगता है कि अगर बच्चा मोबाइल यूज कर रहा है तो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। क्या मोबाइल का कोई पॉजिटिव फेज नहीं है? क्या मोबाइल को हम लोग पॉजिटिवली यूज नहीं कर सकते हैं? मोबाइल का पॉजिटिव फेज तो बहुत ज़्यादा है। आप अगर उसको सही से यूज़ करें तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। जैसे कि अब तो कोई चीज़ आपको डाउट रह गई, समझ नहीं आई, आपने मतलब स्कूल में अप्रोच किया, मान लीजिए कुछ कारणवश नहीं हो पाया, तो अब आपको वेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप मोबाइल से इंटरनेट पर किसी भी सवाल का जवाब आप ढूंढ सकते हैं। तो अगर अच्छे से यूज़ किया जाए तो ये बहुत हेल्पफुल है। आजकल एक फ़ैशन सा बनते जा रहा है कि स्कूल के बाद बच्चे अपना बहुत सारा समय कोचिंग के लिए बर्बाद कर देते हैं। कोचिंग के लिए, मैथ्स के लिए कहीं, फिज़िक्स के लिए कहीं, साइंस के लिए कहीं। अभी लोगों से पता चला कि आपने कहीं कोचिंग नहीं किया था, तो क्या आपको लगता है कि कोचिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए? अब ये तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कोचिंग मतलब नेसेसरी ही है, ये तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आपको लगता है आप वीक हैं, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत है, आपको एक्स्ट्रा नीड मतलब हेल्प की ज़रूरत है, तो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। क्योंकि देखिए, स्कूल में जितना पढ़ा दिया गया, आपने जितने अच्छे से उसको समझ लिया, कैच कर लिया, तो उतना सफिशिएंट है। क्योंकि कोचिंग में भी मतलब ऐसा कुछ जादू तो नहीं होता है वहाँ पे, मतलब जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वही पढ़ाया जाता है, रिपीट कराया जाता है। तो आपने स्कूल में, जब आपको स्कूल तो आप कोचिंग से भी ज़्यादा और स्कूल में ही स्पेंड करते हैं, तो जब स्कूल में ही आप अच्छे से समझ लेंगे तो कोचिंग की कोई नीड नहीं है। मतलब आपको अगर स्कूल में ही एक बार अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो आपको कोचिंग का टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और उसमें आप कुछ सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, कुछ इंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं उस टाइम में, और फ्रेश फील होता है। इंटरटेनमेंट आप कर लेंगे तो फ्रेश फील होता है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम, आपका फ्यूचर अच्छा हो, हमारी यही कामना है। ये हमारे साथ हैं, अभी हमारे साथ थे शिवम, अभी हमारे साथ हैं शिवम की माता जी, और इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने किस तरीके से बच्चे की देखरेख की। तो सबसे पहले आप ये बताइए, जहाँ तक हमें पता है कि आपके हस्बैंड आर्मी में हैं, तो ज़्यादातर वो टाइम यहाँ पे नहीं रहते होंगे, तो आप ही अपने बच्चों का देखरेख करती हैं? यस सर। आपका बड़ा बच्चा जो है वो 12th का डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा, जो छोटा बच्चा है वो 10th में डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा, तो किस तरीके से आप बच्चों का देखरेख करती हैं, उनका केयर आप किस तरीके से करती हैं, इस तरीके का माहौल आप कैसे बना पाती हैं? सर, हम बचपन से ही पहले बाहर रहते थे रुड़की में। ये बच्चा UKG में था, यहाँ ले आए, और ये बच्चा 2 में था, तब इनको यहाँ अपना तकिया किराया पर है 4 साल, इनको एडमिशन करा दिए संत पौल स्कूल में। आदमी बोले कि मैंने बाहर भी मेरे बच्चा छोटे से ही मेरा बच्चा पढ़ने में सर अच्छा था। हाँ, ये नर्सरी से ही वहाँ भी प्राइज पा रहा था, रुड़की में भी। हाँ, इनका चेक मिला था सर। वहाँ से हम लोग को आने नहीं देती थी मैडम, बोली कि सुबोध की मम्मी यहाँ से मत जाइए, आपके बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो हम बोले कि मैडम यहाँ अपना एरिया नहीं है,
उधर जाएंगे तो मेरा एरिया है, ससुराल भी पास में है, मायके भी पास में है, कुछ हमको होगा तो देखभाल करेंगे। इधर अकेले रह कर क्या करेंगे। पापा इनके 6 महीना पोस्टिंग में चले जाते थे, मैं अकेले रहकर दोनों बच्चा को पालती थी। तो वैसा ही अपना सासाराम में आ गए और बच्चा को अपना तकिया से बहुत मेहनत सर हम किए हैं। 4 साल इन लोगों को रेलवे पार कर करके और तीनों टाइम स्कूल ले आते ले जाते। और सर हम बच्चा को बाहर घूमने नहीं दिए हैं, दोनों बच्चा को बचपन से ही जैसे हम रखे हैं वैसा ही मेरा बच्चा रह गया है सर। कहीं बाहर घूमने उमने नहीं? ना बाहर घूमने उमने, जब इनको इच्छा होगा तो स्टेडियम में अपना, जब बड़ा हो गया तो स्टेडियम में अपना साथी संगतिया के, वो अच्छा बच्चा के साथ अपना जाते थे। मम्मी जाएं सुबह, तो बोले कि जाओ अपना खेल लो थोड़ा सा। तो जाता था, तभी मेरा डर हो जाता था कि बच्चा नहीं आया, बच्चा 8 बज गया नहीं आया। अब तो पापा यहाँ थे नहीं आया, अब क्या करें। अब हमको बेचैनी हो जाता था, तो अपना घूम फिर कर चले आते थे खेल कूद करके। और यहाँ किसी आलतू फालतू बच्चा के साथ नहीं मेरा बच्चा रहा है। हाँ, तो आप मतलब अपने बच्चे को हमेशा या तो घर में रखती थी या अच्छे लोगों के साथ? अच्छे लोगों के साथ। कभी अपना काम सिरे, बच्चा मामा के घर हैं, दीदी के घर हैं, या सब पासे में हैं, सब रिलेशने हैं, तो काम से ही इसको भेजते थे कि बेटा जाओ ये करके आओ। बस मेरा स्कूल से बच्चा आता था और घर में अपना पढ़ाई में लग जाता था, खाता था पीता था अपना पढ़ाई में लग जाता था। और हम बोल देते थे कि बेटा अब देखे कि थोड़ा मोबाइल देखने लगा, कंप्यूटर चलाने लगा, तो बोले कि बेटा पढ़ाई नहीं करोगे, पढ़ाई करो। बस अपना पढ़ाई करने लगता था। मतलब आप नज़र हमेशा बच्चे पे रखती थी? बच्चे पर, खाने पर भी और पढ़ाई पर भी। वहाँ सोए रहते हैं, फिर भी उठ कर आकर देखते हैं क्या बच्चा करता है। अब तो नहीं, अब तो अपना खुद ही पढ़ाई। इस बार सेंट पॉल स्कूल से डिस्ट्रिक्ट टॉपर हुआ है, इस पर आप अपने स्कूल के मेंबर्स और स्कूल के फैमिली को क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो मैं उसके जो टॉपर है वो पूरे बिहार में अपना स्थान बनाया है। शायद तीन लोगों में उसका स्थान है, टॉप 3 में। और सबसे पहला मेरा शुभकामना देना होगा उसके परिवार के सदस्यों को, ख़ास तौर से उनकी माता जी को, क्योंकि उसके पिताजी जो शुभम नाम का लड़का, शिवम कुमार नाम का लड़का है, उसके पिताजी मिलिट्री में हैं, वो यहाँ नहीं रहते। और वो बच्चा हमारे यहाँ नर्सरी क्लास से पढ़ा और बिना किसी ट्यूशन के उसने ये हासिल किया है। तो मैं तो समझता हूँ उस लड़के को भी बहुत कोटिशा धन्यवाद देना चाहिए कि उस लड़के ने इतनी अथक परिश्रम की कि आज वो पूरे बिहार में अपना नाम रोशन कर रहा है। इसलिए हम उसका सबसे बड़ा श्रेय उसके माता पिता को देना चाहेंगे, उसके बाद यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं को देना चाहेंगे, क्योंकि पिछले वर्ष हम लोगों ने एक अभियान चलाया था जो 8 महीने का अभियान था, जिसमें हम लोगों ने एक 30-40 लड़कों को सेलेक्ट किया था और उस 30-40 लड़कों के ऊपर खूब मेहनत की थी। उनको मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस दिया था, डाउट क्लासेस दिया था, रेमेडियल क्लासेस दिया था और पर्सनल हम लोग उसको वॉच करते रहे पूरे साल भर कि उसमें क्या प्रोग्रेस हो रहा है। इसका परिणाम मुझे मिला है इस साल।